Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities was written by John Peter. बेसिकली इस पोएम के अंदर हमें हिरोशिमा और नागासाकी पे होने वाले दो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया गया है और उनमें होने वाले डिस्ट्रक्शन से आगाह किया गया है। और ये बताया गया है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। इस पोएम में जॉन पीटर बेसिकली वॉर में होने वाले डिवेस्टेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं और कितने हॉरिबल इफेक्ट्स हैं उनके। एंड दिस पोएम इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू द पीपल ऑफ जापान, जिन्होंने वो सब कुछ सफर किया और सफर करने के बाद उन्होंने दोबारा से अपनी नेशन की तामीर नौ की। इस पोएम में हम उन टू फेमस सिटीज ऑफ जापान हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहां की कल्चर, वहां का सिविलाइजेशन मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया था। और इस बात को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है कि वॉर इज हाईली डिस्ट्रक्टिव एंड हॉरिबल थिंग। Basically, during the Second World War, America dropped two atomic bombs on the glorious cities of Japan. और जापानीज ने उन एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो सफर किया, दैट वाज अनबेरेबल। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उन तमाम सफरिंग्स और पेन्स को करेज और पेशेंस के साथ बर्दाश्त किया एंड दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड टू क्रिएट ग्रेट थिंग्स आउट ऑफ द एशेस। ये आपके सामने नागासाकी पे गिराए जाने वाले एटॉमिक बॉम्ब की तस्वीर है जिसका नाम फैट मैन था। ये हिरोशिमा पे गिराए जाने वाले एटॉमिक बॉम्ब की तस्वीर है जिसका नाम लिटिल बॉय था। जो इमीडिएट कैजुअलिटीज हुई आफ्टर दीज बॉम्ब ब्लास्ट वो कुछ इस तरह से थी कि हिरोशिमा की पॉपुलेशन उस वक्त 3,50,000 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 1,40,000 लोग जो थे वो उसी वक्त बॉम्ब गिरने के बाद मारे गए, जबकि 78,000 पीपल इंजर्ड हुए एट दैट टाइम। नागासाकी की पॉपुलेशन एट दैट टाइम वाज 2,70,000, जिनमें से 73,000 की डेथ हो गई और 75,000 इंजर्ड हुए। ये देखिए कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स को लोगों ने फेस किया। ये देखिए कि उसकी स्किन किस तरीके से खराब हुई हुई है, यानी जो लोग जिंदा बच गए थे वो उन मरे हुए लोगों से भी ज्यादा खराब हालत में थे। ये देखिए पील्ड ऑफ स्किन एक बच्चे की, ये देखिए डेड बॉडीज नहीं थी बल्कि स्केलेटन्स थे वहां पे। ये देखिए कितनी ज्यादा खोपड़ियां पड़ी हुई है। हाउ मिजरेबल इट इज। और यही नहीं कि वहीं तक ये सारा कुछ महदूद था। इस वॉर के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत सीवियर थे। ये आपके सामने एक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है। उन एक्यूट रेडिएशंस की वजह से इतनी ज्यादा इंसान के अंदर तब्दीलियां आ चुकी थी कि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं रह गए थे। आप बी फिगर के अंदर एक नॉर्मल बोन मैरो को देख सकते हैं जो किस कदर मुख्तलिफ है उस बोन मैरो से जो कि एक ऐसे पर्सन का है जिसको वो डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ी। इसी तरह से फिगर डी के अंदर एक नॉर्मल कॉलम है जो कि आप देखेंगे फिगर सी के अंदर उस पर्सन की है जिसको एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट को फेस करना पड़ा। कोलोन बेसिकली आपकी बड़ी आंत होती है और उसका बड़ा मेजर किरदार होता है आपकी फूड की डाइजेशन के अंदर, और उसके बाद आपकी जो फूड है वो वहां से इजेक्ट होती है।
उसी के थ्रू होते हुए आपके इजेक्शन सिस्टम में जाती है। अब आप ये देखिए कि वो वाली कॉलम देखिए जो कि ऐसे पर्सन के जो फिगर सी में है जो कि एटॉमिक रेडिएशंस को फेस कर चुका था। ये देखिए हेयर लॉस जो कि बड़े तवील अरसे तक जापानीज को फेस करना पड़ा कि उन बेचारों के सर पे बाल ही नहीं उगते थे। बेसिकली होता क्या है एटॉमिक बॉम्ब में, ये आपके सामने फिगर है यूरेनियम 92-235 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब उस पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है तो उसके नतीजे में ये दो एटम्स बने हैं और फिर वो सिर्फ दो ही हो गए, यहाँ पे फिशन खत्म नहीं हो गई, बाकी आगे तीन मजीद न्यूट्रॉन्स जो है वो रिलीज हुए हैं और वो न्यूट्रॉन आगे जाके फर्दर यूरेनियम 92-235 को हिट करते हैं और फिर फर्दर न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, जबकि आगे दो एटम्स में वो डिवाइड होते हैं और वो दो एटम्स फिर फर्दर आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं, वो नेक्स्ट यूरेनियम को हिट करते हैं और इस तरह से एक चेन रिएक्शन चल पड़ता है जो आगे फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है और डिस्ट्रक्शन एक जगह पे स्टॉप नहीं होती, बल्कि वो डिस्ट्रक्शन आगे तक और आगे चलती चली जाती है। इट्स अ चेन रिएक्शन जो कि डिस्ट्रक्शन को खत्म नहीं करता बल्कि बढ़ाता चला जाता है। लेकिन इस सब डेविस्टेशन के बावजूद जापानीज ने अपनी तामीर नौ की, वो फिर से खड़े हुए, फिर से अपने मुल्क को बनाया, संवारा और उस मुकाम पर लेकर आए कि उनका मुल्क आज दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। आपके सामने रीसेंट जापान के कुछ इमेजेस हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब पोएम स्टार्ट करते हैं हम। लाइंस पढ़ेंगे, देन डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेट्स स्टार्ट। In the storms of the shrills of arms smoke and the drills, all were scarred, burnt and afraid, powerless and helpless were they made. इस स्टेंजा के अंदर शायर हमें एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद होने वाली तबाहकारियों के बारे में बयान कर रहा है कि अमेरिका ने जो दो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे उसके बाद क्या आफ्टर इफेक्ट्स थे। इन द स्टॉर्म्स ऑफ द शिल्स, वो कहता है कि तूफान था, चीखों पुकार का, हथियारों का शोर था, धुएं और जंगी मशकों के तूफान में लोग जख्मी, जले हुए और खौफजदा हो गए थे। वो इतने बेबस और लाचार हो गए थे कि कुछ नहीं कर सकते थे। इस टेंजा में वो जंग की शिद्दत और इसके असरात को आपके सामने बयान कर कि जंग ने इंसानियत को किस तरह मफलूज कर दिया था। हथियारों और धमाकों की आवाजों में लोग जख्मी और खौफ से कांप रहे थे। वो अपने दिफा में कुछ करने के काबिल ना रहे, जैसा कि इनकी तमाम ताकत और हौसला जंग ने छीन लिया। अब डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग की तरफ आते हैं। स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड, तूफान। श्रिल्स, नॉइजी क्राइंग, चीखो पुकार। ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, फौजी मशकें। स्कार्ड, हर्ट। अफ्रेड, फ्राइटेंड, डरे हुए। In this stanza, the poet draws the picture of the destruction of two cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, during Second World War. The American army dropped two atom bombs on the two cities of Japan during Second World War. The poet is telling us that there was a great noise of cries of the people. Smoke was rising towards the sky. Armies was doing their exercises and using their arms. Every person was frightened because many people were injured and many were burnt. The bombs caused havoc on the surface of the earth. Millions of people were killed. Many were burnt and unable to do anything. Next stanza की तरफ मूव कीजिए।
Woeful were all the hills, wasteful were all the grills, none to share their moans, none to lessen their groans. इस स्टेंजा में पोइट ये बताना चाह रहा है कि woeful were all the hills, वहां पे जितने भी पहाड़ मौजूद थे वो भी गमगीन थे, वो भी मातम कना थे इस सब पे। क्या पहाड़ गमगीन हो सकते हैं? बेसिकली वो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करे, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग एग्जिस्टेंस देना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पहाड़ गम नहीं कर सकते, पर उस वाक्य की इंटेंसिटी को मजीद बढ़ाने के लिए वो ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ जानदार चीजें ही मातम कना नहीं थी, बल्कि वो बेजान चीजें जो शायद कोई इमोशंस नहीं रखती वो भी गम का मंजर डिपिक्ट कर रही थी। पहाड़ गमगीन होने से मुराद ये भी हो सकती है कि पहाड़ों के ऊपर जो सब्जा था वो सब एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद खत्म हो गया था। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स, ग्रिल्स बेसिकली आप चूल्हे को भी कहते हैं, और यहाँ पे मुराद हो सकता है रेस्टोरेंट्स भी अब इफेक्टिव नहीं रहे थे, या कारखाने में भट्टियां जलती हैं, कारखाने अब ऐसे नहीं रहे थे कि वहां पे कोई एक्टिविटी हो सकती, कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता, यानी सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। उस तबाही और बर्बादी को बयान करने के लिए वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर। एंड देन ही सेज नन टू शेयर देयर मोन्स, और उनकी उन आहों को सुनने वाला वहां कोई मौजूद भी नहीं था, क्योंकि वो सब उस तकलीफ से गुजर रहे थे, उस तकलीफ को सह रहे थे, उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे। नन टू लेसन देयर ग्रोन्स, और कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं था जो उनकी उस तकलीफ में कमी वाक़ई कर सकता। शायर ये कहना चाह रहे हैं कि पहाड़ जो कि हमेशा मजबूती और खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे वो भी गमज़दा हो गए। इसी तरह जो कारखाने हैं जिनमें जिंदगी और तरक्की होती है वो वीरान हो चुके थे, और वहां पे कोई मौजूद नहीं था जो इनकी खामोश चीखों को सुन सके, इनके दर्द को कम कर सके। शायर आपको ये बताना चाह रहा है कि जिंदगी के तमाम पहलू तबाह करके रख दिए थे उस एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट ने। डिफिकल्ट मीनिंग की तरफ आते हैं। वोफुल, grieved, wasteful, useless, grills, ovens, moans, to utter a painful cry, groans, again painful cries. The poet describes the horrible destruction of two great cities. He draws a detailed picture of all the destruction caused by atomic bombs. Most of the people died at the spot. The people who survived were badly injured and burnt. They were helpless to do anything. The poet is describing the scene of the place where the bombs were dropped, that even the hills were presenting the view of great suffering and misfortune. All the hills were treeless, and all grills were useless. The public restaurants were transformed into ruins. They were representing a heart-breaking spectacle. No one was there to show pity to the people who were suffering. No one was there to lessen their painful cries. There was no one who could share the grief and pain of the disabled. Next stanza देखिए. The flowers, flavors, all smashed, burnt, crushed, and all dashed, and all passed through the grind, leaving there nothing behind. अब थर्ड स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं. The flowers, flavors, all smashed. Flowers, फूल, जो कि रंगों को ज़ाहिर करते हैं, जो कि खुशबुओं को ज़ाहिर करते हैं. फ्लेवर्स, फ्लेवर से यहाँ मुराद फूल की खुशबू भी हो सकती, लेकिन बेसिकली तो फ्लेवर्स जायकों को कहते हैं, यानी कि जायके और खुशबुएं जो कि ज़िंदगी की अलामत हैं, वो सब के सब ख़त्म हो चुके थे, तबाह हो चुके थे. बंट,
سب کچھ جل چکا تھا، crushed، کچلا جا چکا تھا، and all dashed، اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا. And all passed through the grind, leaving there nothing behind. یعنی سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا اور پیچھے کچھ بھی نہیں بچا تھا. بیسیکلی پوئٹ آپ کو یہ آئیڈیا کنوے کرنا چاہ رہا ہے کہ زندگی کے رنگ، زندگی کی خوشبوئیں، سب کچھ برے طریقے سے تہس نہس ہو چکی تھیں. پھول جو کہ بیسیکلی حسن و جمال کی علامت ہے، خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں، ان کا برباد ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں کچھ ایسا نہ بچا تھا جو کہ دیکھنے کے قابل ہو. اسی طرح کھانے اور خوشبوئیں اور ذائقے جو آپ کو مسرت دیتے ہیں زندگی میں، وہ سب ختم ہو چکے تھے. یعنی جنگ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا. انسانیت کے ہر چھوٹے سے چھوٹے خوشی کے لمحے کو ان لوگوں سے چھین لیا تھا. ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز دیکھیے. فلیورز، ٹیسٹس، ذائقے. اسمیشڈ، ڈسٹرائڈ. گرائنڈ، ٹو کرش. ڈیش، ٹو ڈسٹروائے. In this stanza, the poet is sad at the miserable condition of these two cities. The heavy explosions of atomic bombs destroyed each and everything. The gardens bearing fascinating and beautiful flowers were crushed, burnt, and devastated. Natural beauty of flowers and sweet smells were completely destroyed. Everything looked burned, crushed, and destroyed. It appeared that everything had been crushed in the grind. Nothing was left behind. The innocent people were destroyed and crushed like flowers by the dropping of the atomic bombs. There remained no difference. All were burnt, ruined, and damaged. اگلے اسٹینزا کی طرف چلتے ہیں.